सत्ता में आज सबसे पहले माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड की बात, जिसके बारे में आपने करीब 48 घंटे में बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ी होंगी, कई ब्रेकिंग न्यूज देखी होंगी। ये कहानी उस अतीक और अशरफ के अंत की है, जिनके सिर और सीने में कई पुलिस वालों की मौजूदगी के बीच 3 हत्यारों ने 13 गोलियां उतार दी। इस खबर के बाद लोगों के बीच वैचारिक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। विमर्श इस बात को लेकर है कि यह अतीक और अशरफ का मर्डर है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का एनकाउंटर। क्या इस हत्या को ही न्याय मान लिया जाए? आज अतीक से जुड़ी इसी खबर पर हमने आपके लिए सत्ता की एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कुंजियां तैयार की हैं। पहली कुंजी इस सवाल पर ही है कि क्या कस्टडी में अतीक और अशरफ का मर्डर पुलिस के इकबाल का मर्डर है। दूसरी कुंजी अशरफ के उस लिफाफे पर जिसका जिक्र उसने अपनी मौत के 18 दिन पहले किया था, जिसमें उसने एक अफसर का जिक्र किया है। हमने तीसरी कुंजी अतीक के बम वर्षक गुड्डू मुस्लिम के माफिया की हत्या में कनेक्शन पर तैयार की है। चौथी कुंजी अतीक की पत्नी शाइस्ता पर है, जो बेटे के एनकाउंटर और पति के मर्डर के बाद भी फरार है। और पांचवी कुंजी में आज हम उस इच्छाधारी मीडिया को एक्सपोज करेंगे जिसे अतीक अहमद में माफिया से पहले माननीय दिखते हैं। तो आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जब अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया जाता है। अतीक अशरफ के दोनों ओर कई पुलिस वाले चल रहे हैं और तभी अचानक एक पिस्टल अतीक के सिर के पास आती है और फिर बेहिसाब गोलियां चलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हो सकती है। तो इस सवाल के जवाब में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। इसी के आधार पर हमने एक मॉरल साइंस वाला प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो पुलिस पर सवाल वर्सेस पुलिस के लिए ढाल वाले तर्कों पर आधारित है। जो लोग कानून व्यवस्था की हत्या का तर्क दे रहे हैं, उनका सवाल है कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या से क्या पुलिस पर भरोसा नहीं हिला है। जो लोग अतीक की हत्या से खुश हैं, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या से खुश हैं? अपराधियों की हत्या अगर अपराधी करेंगे तो क्या इसे न्याय कहना उचित होगा? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ना तो उमेश पाल को बचा पा रही है, ना अतीक को, तो ऐसा क्यों है? अतीक को मारने आए 3 हत्यारे वहां मौजूद 19 पुलिस वालों पर भारी कैसे पड़ गए? इसके अलावा जब अशरफ ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, तो फिर पुलिस से सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हो गई? लेकिन ये इस प्रश्न पत्र का सिर्फ पार्ट ए है। पार्ट बी में उन लोगों के सवाल हैं जो अतीक की हत्या से आनंदित हैं, पुलिस के पक्ष में अपने तर्क पेश कर रहे हैं। वो पुलिस पर सवाल उठाने वालों से पूछ रहे हैं कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था, तो आखिर एक अपराधी की हत्या पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब अतीक ने लोगों का खून बहाया था, तब जुबान क्यों सिली हुई थी? और जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए थे? तर्क वितर्क अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात सच है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस वालों की मौजूदगी में पुलिस कस्टडी में मारा गया है। इसलिए पुलिस की जवाबदेही तो बनती। अब सत्ता की दूसरी कुंजी। पुलिस पर एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जब अशरफ ने पहले ही दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में उसकी हत्या हो सकती है, तो उसकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? सबसे पहले हम आपको अशरफ का 28 मार्च वाला वो बयान दिखाते हैं जो उसने बरेली जेल से प्रयागराज जाते वक्त दिया था, जिसमें उसने एक लिफाफे और एक अफसर का जिक्र किया था। किसी अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अच्छा, पूरी बात बताओ, किस सकता मैं। अब अशरफ के इस लिफाफे वाले बयान फिर से ये वायरल हो गया है और लोग इसे बार बार रिप्ले मोड में देख रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इसी लिफाफे में अतीक और अशरफ के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। हालांकि सवाल यह भी बनता है कि क्या लिफाफे को लेकर अशरफ एक एक शब्द उसका बिल्कुल सच है? क्या लिफाफे में अतीक और अशरफ के अंत का फ्यूचर प्लान था? जो मर्डर 15 अप्रैल को हुआ, वो बात 18 दिन पहले अशरफ ने आखिर कैसे बोल दी? अशरफ ने लिफाफे में किस अफसर का नाम लिखा था और वो कौन सा अफसर है जो अशरफ को मारना चाहता है? अब अशरफ के इस लिफाफे को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि यह बंद लिफाफा बहुत जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सकता है। आशंका जताई जा रही है कि यह लिफाफा अभी अतीक या अशरफ के परिवार के किसी सदस्य के पास है
और उसका परिवार सीएम योगी तक लिफाफा पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले यह लिफाफा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के पास था, लेकिन शाइस्ता के फरार होने के बाद यह दूसरे सदस्य के पास आ गया। माना जा रहा है कि अगर ऐसा कोई लिफाफा है तो उसके खुलने के बाद अतीक और अशरफ के मर्डर का सच सामने आ सकता है। फिलहाल अतीक की हत्या और अशरफ का लिफाफे वाला यह बयान सियासत में भी ट्रेंड कर रहा है। अतीक और अशरफ के जरिए विपक्ष के नेताओं को सीएम योगी और पुलिस पर जुबानी तीर चलाने का मौका मिल गया है। इसी पर हमने एक रील तैयार की है, पहले वो देखिए। प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा, ये कहीं होता है तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। मेन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सा नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। हत्यारा होता है कि हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। ठीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। मेन बात ये है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की स्थिति है। जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी को छुपे नहीं हैं और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। और अब सत्ता में तीसरी कुंजी खोलते हैं, जो अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर है। आपने नोट किया होगा जिस वक्त अशरफ और अतीक को गोली मारी गई, उससे ठीक पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का ही नाम लिया था। उसने गुड्डू मुस्लिम कहते हुए अपनी बात शुरू की थी, तभी अतीक और अशरफ को गोली मारी गई। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर बात गुड्डू मुस्लिम की। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना आप? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना आप? मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ अहमद ने कहा था मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसी के बाद उसे गोली मार दी गई। लेकिन सवाल ये कि इसके आगे अशरफ क्या बोलने वाला था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम पर कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा कोई राज खोलने वाला था? फिलहाल ये राज अशरफ के साथ ही दफन हो गया, लेकिन अब इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि अतीक के बमवर्षक गुड्डू मुस्लिम की मिस्ट्री क्या है। अभी गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके घर प्रयागराज में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ योगी के सिस्टम का शिकंजा कसता जा रहा है, इस पर भी आपको एक रील दिखाते हैं। मेन बात ये है
एसटीएफ ने इस बात का तो खुलासा कर दिया कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें उस वीडियो में वो साफ दिख रहा बम चलाते हुए, और इसीलिए उसे बमबाज कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम उस घटना के बाद झांसी गया था, जहां पर बाद में असद और उसके साथी गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है। उस जगह तक वो गया था, उसके बाद वो एसटीएफ के चंगुल से निकल गया। प्रयागराज के चटिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का घर है। घर पे ताला लगा हुआ। 24 फरवरी के बाद से इस घर में कौन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरी नोटिस थी, इस बार ये नोटिस है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नोटिस पहले दिया गया था, तारीख 3 अप्रैल को ये नोटिस है। कहा गया है कि ये इलीगल है, गैरकानूनी है। मीडिया के माध्यम से इस नोटिस को भी दिखाया गया है, यानी कहा जा रहा प्राधिकरण की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि शायद गुड्डू मुस्लिम उसके घर वालों ने भी उस नोटिस को मीडिया के हवाले से देखा होगा। तो 15 दिन के अंदर में इस घर को वो खुद से गिरा ले, नहीं तो इस पर बुलडोजर चल जाएगा। अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसे कहा जाता है सबसे भरोसेमंद शूटर, गुड्डू मुस्लिम, उसको लेकर अतीक के मन में क्या चल रहा था, अपनी मौत से पहले वो क्या बताना चाहता था, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब अतीक की हत्या पर सत्ता की एक और कुंजी खोलने का वक्त आ गया है, जो 19 पुलिस वालों से जुड़ी हुई है। ये वो 19 पुलिस वाले हैं जो अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त उसके साथ थे। ऐसा दावा खुद पुलिस की एफआईआर में किया गया है। लेकिन अब इन 19 पुलिस वालों पर एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। जो पुलिस वाले अतीक और अशरफ के साथ थे, उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया। सभी 19 पुलिसकर्मियों को किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया गया, यानी ये सारे पुलिस वाले अभी आउट ऑफ रीच हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस वालों को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई। पुलिस की एफआईआर में यह भी लिखा गया कि पुलिस वाले 2 गाड़ियों में अतीक और अशरफ को लेकर मेडिकल के लिए पहुंचे थे। ऐसे में एक सवाल यह भी कि 2 गाड़ियों में अतीक, अशरफ समेत 21 लोग कैसे आ सकते हैं। फिलहाल 19 पुलिस वालों को किसी अज्ञात जगह भेजने के पीछे सुरक्षा की दलील दी गई है। इसी पर हम आपको संवाददाता विपिन चौबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। थाने को जाने वाले रास्ते को अभी भी बंद रखा गया है। इसी थाने में दोनों माफियाओं को रखा गया था। इसी थाने से दोनों माफियाओं को लेकर पुलिस मेडिकल कराने के लिए गई थी। और आप देखिए, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां तो जा रही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, मीडिया के लिए थाने के दरवाजे अब भी बंद है। इसी थाने में वो जो लॉकअप है, जिसमें 2 दिन तक माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को रखा गया था, लेकिन अब भी पुलिसकर्मी हमें वहां जाने नहीं देना चाहते। और खबर यह भी है कि जिन 19 पुलिसकर्मियों का जिक्र एफआईआर में है, उन्हें थाने की ड्यूटी से हटा दिया गया है। थाने के अंदर जाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि वो 19 लोग कहां हैं जिनका जिक्र एफआईआर में है, जिनको अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगाया गया था। वो 19 लोगों के फोन स्विच ऑफ किए हैं। उनको थाने से क्यों हटाया गया है? क्या वो थाने में अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं? उनको आम लोगों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मीडिया से बात करने पर मनाही क्यों है? और अब सत्ता की चौथी कुंजी, जो अतीक अहमद की पत्नी और उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई है। क्या पति, देवर और एक बेटे की मौत के बाद अब वो माफिया की गद्दी संभालेंगी? इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, ना ही वो बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सामने आई है, ना ही अतीक के मर्डर के बाद उसके जनाजे में पहुंची। ऐसे में सवाल ये कि आखिर शाइस्ता है कहां पर? ये वही शाइस्ता है जिसने बीएसपी में प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उमेश पाल की हत्या में उसे आरोपी बनाए जाने के बाद उसका टिकट काट दिया गया था। तब से शाइस्ता फरार चल रही है। हम आपको शाइस्ता परवीन के घर से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शाइस्ता पर उसमें अतीक अहमद के साथ मिलकर उमेश पाल की साजिश रचने का आरोप, तो ये घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। दाहिनी हाथ में जो घर है, ये लिखा हुआ है नाम मोहम्मद हारून, पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी ये शाइस्ता के पिता का घर है। और ये घर और इसके ठीक सामने
ये है घर। आइए हम चलते हैं कि आखिर शाइस्ता गई कहाँ। ये घर है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ सा, धूल गर्द, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से इस घर में कोई नहीं आया है। हालांकि किसी का प्राइवेट घर है। देखिए क्या हालत है। लोग लगता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़कर चले गए हैं। ये सोफ़ा सेट वगैरह, ड्राइंग रूम, इस तरीके से सारे सामान बेतरतीब पड़े हुए हैं। ये घर का एक और आंगन का हिस्सा है। ये जो यहाँ लॉ की किताबें मुझे दिख रही हैं, ये बाहर का कमरा होगा मेरे ख्याल से। ये पुलिस भी यहाँ आई थी शाइस्ता की तलाश में। ये किताबें वगैरह हैं, कुछ सीडीज वगैरह दिख रही हैं, कुरान की हैं। बीएसपी जो आखिरी शाइस्ता परवीन बीएसपी में ही हैं, तो ये और मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहती थी वो, तो ये बीएसपी का जो पट्टा है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और ये उसके पिता हारून का घर है। ये पूरा घर इसी तरीके से, कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। हम ये बाहर के कमरे में आते हैं। ऊपर में भी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। एक बार चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई मिलते हैं जिनसे शाइस्ता के बारे में पूछा जा सके। देखता हूँ मैं, यहाँ भी मुझे कोई है क्या? हमने आवाज़ दी है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ। कोई है? ताला लगा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल सब कुछ ऐसा लगता है कपड़े निकाल के कोई ले गया या फिर सामान इस तरीके से कर दिया गया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शाइस्ता अभी तक ना तो पुलिस को मिली है ना एसटीएफ को मिली। अब अतीक अहमद की हत्या पर सत्ता की पांचवी कुंजी, जो कि इच्छाधारी मीडिया से जुड़ी हुई है। माफिया अतीक अहमद की हत्या की कवरेज विदेशी मीडिया में भी की गई। अतीक की हत्या पर बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापी गईं। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी हेडलाइंस में इस बात का आग्रह है कि अतीक अहमद एक अपराधी और डॉन से भी पहले एक सांसद था। यानी सभी ने अपनी हेडलाइंस में अतीक की अपराधी और डॉन वाली भूमिका को नीचे रखा और उसकी एक पूर्व सांसद और विधायक की भूमिका को ऊपर रखा। यानी इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि बीबीसी और दूसरे तमाम विदेशी मीडिया संगठनों ने मिट्टी में मिले हुए अतीक को विधायक और सांसद वाले रैपर में लपेटकर आपके सामने पेश किया, जो उनके एजेंडे को बिल्कुल क्लियर कर देता है। उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया अतीक अहमद है तो मिट्टी में जो मिल चुका है, लेकिन बिहार में मिट्टी में दबे एक बाहुबली को बाहर निकालने के लिए सरकार ने नियम कानून बदल दिए हैं। आनंद मोहन का नाम सुना है आपने? 1990 के दशक में इस नाम से बिहार में हर कोई खौफ खाता था। ये इतना दुर्दांत अपराधी था कि इसने एक दलित डीएम को गाड़ी से खींचकर मारने के लिए लोगों को उकसाया और उस डीएम को मार दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को पहले मौत की सजा सुनाई, बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब इसी कैदी आनंद मोहन को जेल से रिहा कराने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने कानून ही बदल दिया। ये सोचने वाली बात है कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर का मर्डर करने के दोषी बाहुबली नेता के लिए नीतीश सरकार कैसे पलके बिछाकर बैठ गई। नीतीश कुमार की सरकार ने एक अपराधी को डिस्काउंट देने का तेजस्वी फैसला नियमों में से सिर्फ एक वाक्य मिटाकर किया है। पहले बिहार के जेल मैनुअल में यह लिखा नियम था कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या करता है तो भले ही वो उम्र कैद की सजा में 14 साल जेल में काट चुका हो और उसका आचरण अच्छा हो, तब भी उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ये नियम सरकारी अधिकारी की हत्या, एक से ज्यादा मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने के दोषियों पर लागू होता था। लेकिन नए नियम में ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की हत्या पर ऐसा नहीं होगा। नियम में बदलाव किया गया। नए नियम के मुताबिक ऑन ड्यूटी सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये एक साधारण हत्या मानी जाएगी। ऐसे में आनंद मोहन या उससे जैसे किसी और बाहुबली के लिए जेल से आराम से बाहर आने का रास्ता अब खुल जाएगा। अब आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बाहुबली अपराधी नेता ज्यादा जरूरी है, ना कि जान देकर ड्यूटी निभाने वाला अधिकारी। ये आरोप क्यों लग रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी रिएक्शन रील देखिए।
हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कई बार अपनी बातों को कहा, खुले मन से कहा। उनकी पत्नी लवली आनंद जी से बातें होती हैं, इसका भी जिक्र किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की नीति है क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, न किसी को फंसाना न किसी को बचाना। सरकार नीतिगत फैसले लेती है, उसका लाभ बहुत लोगों को मिलता है। जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं। और पलटी कुमार तो दे ही, पलटी कुमार सारे कानून में पलटी भी मारने का था। न्यायालय सर्वोपरि, हर किसी को न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको भी पॉलिटिकल रूप देने में लगे हुए हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को स्थापित करना चाहते हैं। तो बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार पलटते हैं। पहले वो अपराधियों और बाहुबलियों पर शिकंजा कसते थे, अब वो उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि क्या ये नियम सिर्फ आनंद मोहन के लिए बदला गया है? क्या नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को अपनी विशेष कृपा का कूपन दिया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जनवरी 2023 में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में महाराणा प्रताप के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वहां मौजूद समर्थकों ने आनंद मोहन को रिहा करने का नारा लगाया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी लवली आनंद से पूछिए, मैं तो चाहता हूं कि ये हो जाए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, आप लोग उनकी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। नीतीश ने इस मौके पर कहा कि इस मंच पर ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, वरना दूसरा संदेश जाएगा। एक बार सुन लीजिए नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा था। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है ना जी, हम तो ये कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अब ये सब बात काहे के लिए करते रहते हो? तो जिस तरह से नीतीश कुमार खुलकर आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, उसके बाद उन पर बाहुबलियों पर विशेष कृपा के आरोप तो लगने ही थे। लेकिन गौर से देखा जाए तो यह विशेष कृपा किस पर है? किसी मामूली अपराध में लिप्त किसी आदमी पर नहीं है, ना ही जनता के लिए आंदोलन में जेल गए व्यक्ति पर है। यह विशेष कृपा डीएम की हत्या के दोषी पर है। यह घटना 1994 की है, जब 4 दिसंबर 1994 को कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला की मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक दिन बाद 5 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला के शव के साथ मुजफ्फरपुर वैशाली हाईवे जाम कर दिया। उस दौरान गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया वहां से गुजर रहे थे। तभी आनंद मोहन के उकसावे पर भीड़ ने उन्हें उनकी आधिकारिक कार से खींचकर बाहर निकाला, पीटा और मार डाला। आनंद मोहन पर मुकदमा चला, उन्हें पहले फांसी, बाद में सजा उम्र कैद में बदल दी गई और अब वो थोड़े दिनों में बाहर आ जाएंगे। दरअसल ऐसा दावा है कि इससे बिहार में बड़ी राजनीति साधी जा रही है। बिहार में 7% राजपूत हैं। ऐसा दावा है कि आनंद मोहन की राजपूतों के बीच अच्छी पकड़ है और उन्हें मिली इस राहत से नीतीश कुमार को वोटों का फायदा हो सकता है। आप देख रहे हैं ना, कनेक्शन कितना लंबा है और इसमें जातिगत वोट बैंक की बिजली किस तरह प्रवाहित हो रही है। वैसे भी आनंद मोहन के बेटे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। बड़े बड़े नेता आनंद मोहन के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके पारिवारिक समारोह में अतिथि बने। आनंद मोहन ने इस मौके पर आतिथ्य का कोई मौका नहीं छोड़ा। और तो और अब नीतीश कुमार ये बोल चुके हैं कि आनंद मोहन उनके पुराने और परम मित्र हैं। आनंद मोहन का बेटा तेजस्वी यादव की पार्टी का सम्मानित विधायक है। तो ऐसा लग रहा है कि एक नियम बदलकर सरकार अपना राजनीतिक फर्ज निभा रही है। वैसे भी आनंद मोहन 6 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। किसी दूसरे अपराधी को यह 5 स्टार सुविधा शायद ही मिले। वैसे उनको कानून के तहत ही ये सुविधा मिली होगी। व्यवस्था में इतना लचीलापन तो है ही कि सुविधा के हिसाब से किसी को फायदा और नुकसान पहुंचाया जा सके।
वैसे आनंद मोहन अब भी बेटे की सगाई के लिए 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं। ये फोटो कल की ही है जब आनंद मोहन जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह को बेटे की सगाई में आने का न्योता देने गए। मिठाई खाने और खिलाने की यह तस्वीर प्रेम और आपसी भाईचारे का शानदार सबूत है। कुछ दिन पहले की तस्वीर देखिए, ये तब की तस्वीर है जब आनंद मोहन उत्तराखंड पहुंचे। गाड़ियों का काफिला था, एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा था। अब जब कोई बाहुबली इतना प्रभावशाली होगा तो नियम मोम की तरह पिघल भी सकते हैं। वैसे अगर आपके मन में अब तक आनंद मोहन पर हो रहे विशेष कृपा की थोड़ी शंका भी रह गई है तो इन तस्वीरों ने अब उसको देख करके पूरी तरीके से खत्म कर लीजिए। और इस पर नजरिया 9 ये कि कुल मिलाकर अपराध और अपराधियों को डिस्काउंट देने से कानून व्यवस्था का भला नहीं हो सकता। ये बात यूपी से लेकर बिहार तक लागू होती है। यूपी का उदाहरण कमजोर व्यवस्था की वजह से अपराधियों को हत्या का डिस्काउंट देने का है, जबकि बिहार का उदाहरण सत्ता के डिस्काउंट कूपन से अपराधी की रिहाई का है। अब बात उस राजनीतिक खबर की जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है। ये राजनीतिक खबर विपक्षी एकता से जुड़ी है, जिसके लिए आजकल कांग्रेस अध्यक्ष खूब कोशिश कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार तो कभी शरद पवार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस विपक्षी एकता के एक किरदार अरविंद केजरीवाल भी हैं। वैसे तो कांग्रेस हाईकमान विपक्ष के सभी दलों को साथ लेकर सबके साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के दिल्ली वाले नेता अरविंद केजरीवाल के नाम पर थोड़े चिंतित, विचलित और उद्वेलित हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पर ताजा हमला दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने 326 शब्दों के एक छोटे लेख में उन्होंने केजरीवाल पर बड़े बड़े हमले किए और कांग्रेस के बड़े नेता जो देश के बड़े वकील हैं उनसे आग्रह किया कि वो भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल से ना तो सहानुभूति रखें और ना ही केजरीवाल का समर्थन करें। अजय माकन ने इस लेख में लिखा है कि केजरीवाल और उनके साथियों जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें किसी तरीके की हमदर्दी या साथ देने की जरूरत नहीं है। लिकर गेट और घी गेट जैसे आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी के नेताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार करके कमाए पैसों को केजरीवाल ने पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस के ही खिलाफ इस्तेमाल किया। आखिर में माकन लिखते हैं कि वो सभी काबिल एडवोकेट्स और वर्किंग कमेटी के सीनियर सदस्य से अपील करते हैं कि कोर्ट में केजरीवाल या उनकी सरकार का केस ना लड़ें। हालांकि ये उनका प्रोफेशनल अधिकार है कि वो किसका केस लड़ना चाहेंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार का केस लड़ने से हमारे कार्यकर्ताओं को गलत संदेश जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़ जाएंगे। आखिरकार इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अजय माकन ने बहुत साफ साफ लिखा कि केजरीवाल के समर्थन में कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे। अब कांग्रेस दोहराए पर खड़ी है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना है या विरोध। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस एक ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन बनाना चाहती है, लेकिन अजय माकन का अपना तर्क है कि जो राज्य दर राज्य कांग्रेस को खत्म कर रहा है उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपना लेख रूपी ट्वीट में केजरीवाल को दिए जा रहे कानूनी समर्थन पर आपत्ति की है। कांग्रेस हाईकमान पर सवाल नहीं उठाए। भविष्य की एक बात तो कांग्रेस अच्छी तरीके से समझ गई है कि देश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में ओबीसी वोटरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खुद राहुल गांधी ने आज कर्नाटक में ओबीसी का मुद्दा उठाया। पहले उन्होंने ये सफाई दी कि उन्होंने ओबीसी का अपमान नहीं किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार सच में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो 2011 में हुई ओबीसी जनगणना सार्वजनिक करे। एक बार फिर सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद आपको कर्नाटक और केंद्र दोनों की राजनीति में ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं ये भी समझाएंगे। ओबीसी की बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। अब तक कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे को उठाने के लिए कर्नाटक चुनाव को चुना
उससे कई संकेत मिल रहे हैं। पहले ये समझिए कि राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में ही ओबीसी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 54% है। 2018 में बीजेपी को ओबीसी समुदाय के 50% से ज्यादा वोट मिले। कर्नाटक में 18% लिंगायत हैं। 2018 में 70% के करीब वोट बीजेपी को मिले। इन दोनों को मिलाकर बीजेपी ने 2018 में बढ़त हासिल कर ली थी। चुनाव से पहले बीजेपी ने ओबीसी मोदी सरनेम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी की कोशिश एक बार फिर से ओबीसी और लिंगायत को एक साथ लेकर चुनावी वजन अपने हिस्से में करने की है, जबकि कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी ने कर्नाटक में पहले अपने बयान पर सफाई दी और वहीं से बीजेपी पर ओबीसी का हक बांटने का आरोप भी लगाया। कर्नाटक चुनाव को छोड़ भी दें तो 2024 के नजरिए से ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा निर्णायक है। दरअसल देश में करीब 50% से ज्यादा ओबीसी है। 2014 से ही नरेंद्र मोदी को ओबीसी के बम्पर वोट मिल रहे हैं। मोदी सरकार में करीब 27 ओबीसी मंत्री हैं। मोदी के विरोध में बन रहे महागठबंधन में ज्यादातर ओबीसी नेता हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि ओबीसी नेताओं के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने तो इसकी बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है और ये तैयारी हो रही है जाति जनगणना की मांग करके। बिहार सरकार जाति जनगणना की शुरुआत करा चुकी है। अखिलेश यादव जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। दक्षिण में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ओबीसी के मुद्दे पर मुखर हैं। कुल मिलाकर अगर 2024 में सारे दल ओबीसी को अपने साथ रखना चाहते हैं, विपक्ष में इसमें बढ़त है वो हासिल करनी शुरू कर दी है। कह सकते हैं कि वो करना चाहता है और इसकी शुरुआत के लिए कर्नाटक चुनाव से बेहतर माहौल क्या हो सकता है। जहां 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, वैसे ओबीसी वोटों पर तो कांग्रेस की नजर भी है। कर्नाटक में इस बार लिंगायत वोटों पर भी कांग्रेस बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में कल शामिल हुए। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनके साथ कुछ लिंगायत वोट इधर आ जाएंगे।